गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 28 तारीख है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे जनसत्ता और दैनिक जागरण से संबंधित न्यूज़, और उसमें आज का संपादकीय क्या है उसे भी हम लोग आज एक नज़र डालेंगे। और इससे हम यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस और भी होते हैं, हिंदी स्टेट पीसीएस, उसमें हम एनालिसिस को देखेंगे जो आपके लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट टॉपिक को कवर करेगा। इसके साथ साथ डेली आपको इस पैकेज के साथ डेली एक 1 से 2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया जाता है मेंस आंसर राइटिंग का, और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर सीरीज भी चलाया जाता है। तो आप इससे लाभ ले सकते हैं मात्र 599 वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप इससे जरूर जुड़ सकते हैं। बहुत से प्रोग्राम युक्तियाँ इस पे चलाए जा रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम के रूप में यह स्थापित है। तो आप इससे लाभ ले सकते हैं अपने मेंस, इंटरव्यू और पीटी और इन टॉपिक को कवर करने के लिए। बीपीएससी को लेकर भी हमारे यहाँ प्लान है। तो पीटी लेवल पर हम बात करते हैं होलिस्टिक टेस्ट का, जिसमें 37 वीक का हम लोग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आप लोग को एनसीईआरटी टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, फुल टेस्ट आपको अवेलेबल कराया गया है मात्र 699 के पैकेज के साथ। और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रोग्राम आप लोग को स्टार्ट हो गया है 70 बीपीएससी को लेकर। आप लोग के लिए क्लासेज कराया जाएगा। पहले टॉपिक वाइज 75 महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। इससे 75 टॉपिक से आप लोग क्लासेस कराई जाएगी, जो भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, और हम बात करते हैं करंट में, आईआर में, तो इससे रिलेटेड आपको 75 टॉप महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्लासेज होंगी, उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। तो आप टोटल इस पर बात कर सकते हैं। हम लोग शॉर्ट टेस्ट पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल शॉर्ट टेस्ट सीरीज में लिए जाएंगे, शॉर्ट टेस्ट होंगे इसमें, जिसमें से 75 टॉपिक तो आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, फुल लेंथ टेस्ट आपको 25 होंगे, जिसमें आप लोग केवल, आप लोगों को क्या दिया जाएगा, इसमें इसमें आप लोगों को मॉडल आंसर दिया जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद जो 25 टेस्ट रहेगा उसका मॉडल, बाकी के जो 75 टेस्ट है, 75 टॉपिक टेस्ट जो होगा वो आपको क्लास के बाद ही करा लिया जाएगा। चलिए, तो इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग आ सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देखिए, 75 टॉपिक होगा, 75 टेस्ट होगा, इसी की क्लासेज होंगी और इसी का टेस्ट होगा। जो आप लोग को हिस्ट्री में हम लोग 20 क्लासेज करेंगे, 20 टेस्ट देंगे। इंडियन पॉलिटी का 25 टेस्ट, 25 आपको टेस्ट होगा। इकोनॉमी की हम बात करेंगे तो 10 और 10 टेस्ट होंगे, 10 क्लास होंगे। ज्योग्राफी का 10 और साइंस टेस्ट का 10 क्लासेज होंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसको कर लेने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ फुल लेंथ टेस्ट में बात करते हैं, एसी का टेस्ट आपको 9 टेस्ट रखे गए हैं, जीएस पेपर 1 के टेस्ट 8 टेस्ट रखे गए, और जीएस पेपर 2 के 8 टेस्ट रखे गए। इस प्रकार के टोटल 25 टेस्ट है। तो ये 75 और ये 25 टोटल 100 टेस्ट का ये सीरीज लाया गया है, जो आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस पर, रीजनेबल प्राइस पर रखा गया है। बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, आज न्यूज़ पर आते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। वहाँ पर क्यूज, डेली एमसीक्यू क्यूज कराया जाता है 3 टाइम में, एक मॉर्निंग में, एक आपको आपको दोपहर को, और एक इवनिंग में, आपको शाम को कराया जाता है। 3 टाइम पर आप लोग को कराया जाता है। इस सीरीज में आप भाग ले सकते हैं, एमसीक्यू सीरीज में। चलिए, आज का न्यूज़ है जो देखिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ के तौर पर देखा जाता है। जेल में नहीं चलेगी दिल्ली से सरकार, अर्थात एलजी जो हमारे हैं, आपको नई दिल्ली के जो एलजी हैं, वीके सक्सेना जी, उनके द्वारा बातें की गई है। अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी को आबकारी नीति में ईडी के द्वारा छापे पड़े पड़े थे, और उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। और इसी से संबंधित चर्चाएं चल रही है कि क्या केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या वो जो सरकार है, तत्कालीन जो सरकार है, वो क्या जेल से चलेगा या विवाद। इस पर मैंने होली से पहले एक न्यूज़ भी कवर किया था, याद होगा। तो उसी के संदर्भ में समझिएगा। तो यहाँ पर मैं झारखंड का एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। अभी हाल ही में झारखंड में, याद होगा,
वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, उन पर भी छापे पड़े थे, तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर क्या किया, अपना त्यागपत्र दिया। फिर उनके बाद त्यागपत्र के बाद उनकी पार्टी का जो झामुमो पार्टी है, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके सदस्य दल के द्वारा बहुमत दल के सोरेन, उनके चंपई सोरेन जी को बनाया गया अपना नेता। उसके बाद फिर वो सीएम लेते, सीएम का पद का आपको राज्यपाल को अपना वोट, अपना जो पार्टी का जो टोटल मत है वो देते हैं कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बनाएंगे, उनको सीएम नियुक्त किया जाता है। तो वास्तविक रूप से यह प्रक्रिया होती है। देखिए, ऐसी प्रक्रिया कहीं लिखी नहीं गई है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो संविधान में ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। गिरफ्तार कर लेने के बाद सीएम या पीएम पद से वो इस्तीफा देगा, ठीक है ना। पर यह नैतिकता के भाव से होता है, नैतिकता के भाव से होता है कि जब आप पर किसी प्रकार का एलिगेशन लगा है या किसी प्रकार के कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो आप में नैतिकता के स्वरूप में यह प्रक्रिया अपनाते हैं, जो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा अपनाया गया। हाँ, उनके बाद अगर दोष मुक्त हो जाएंगे, वो फिर से बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। पर नैतिकता हमारे राजनीति का प्रादुर्भाव रहा है ना। राजनीतिक जो प्रशासन हमारा है, वो हमारा क्या बेस किस पर टिका हुआ है, नैतिकता के भाव पर। यही भाव आपको लोकतंत्र को जीवंत करता है। आप लोग सभी लोग जानते हो लोकतंत्र को जीवंत कैसे करता है। आप में नैतिकता, मॉरलिटी नहीं रहेगी तो आप किसी भी बेस पर आप किसी चीज को रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि नैतिकता प्रभावी रूप से सामने आए। बहुत से संविधान में बातें नहीं लिखी गई है, पर भाव क्या कहता है, भाव कहता है प्रस्तावना के तौर पर बात करना। तो प्रस्तावना किस रूप से झलकता है, संविधानवाद से झलकता है। आप लोग जानते हो जो संविधान में लिखी नहीं गई, आने वाले समय में शायद ऐसा हो सकता है जिसकी मांग होगी, जिस शक्ति की मांग होगी, अधिकार की मांग होगी, या शक्ति शासन चलाने के लिए प्रशासन के तकनीकों की बात होगी, तो वो किसके संदर्भ में झलकेगा, संविधानवाद के बारे में। तो संविधान जो लिखित है उसके भी अलग एक भाव है, जो भविष्य के गर्त में छिपे हुए मूल ढांचा आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब संदर्भ कहाँ से आता है, नैतिकता के संदर्भ से आता है कि आप कितने भी शासन, देखिए हमारा शासन प्रशासन चलाने के लिए 3 पिलर बहुत जरूरी है, जिसमें एक राजनीतिक होता है, एक प्रशासनिक होता है ना, और एक न्यायपालिका होता है। ये बहुत पिलर मजबूत है। अब ध्यान रखिएगा, तीनों जगह आपको नैतिकता के संदर्भ आपको स्वयं से रखना होगा। नैतिकता ये कहीं कोई बताएगा नहीं, आप ओथ लेते हैं बस केवल किसके लिए, संविधान के अनुसार चलाने के लिए, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, तीनों जगह। पर आपके नैतिक व्यवहार, नैतिक आचरण से क्या होती है, मिसालें कायम होती है। देखिए मिसालें कायम होती है। एक नीतीश कुमार जी का भी आप ले सकते हैं, रेल दुर्घटना उनके शासन का, जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, उन तमाम लोगों के कहने के बावजूद भी उन्होंने अपना शासन, क्या कहते हैं, किसी दुर्घटना के बाद आपको क्या किया, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था। तो वो कहीं ना कहीं बेहतर एग्जाम्पल सेट करता है ना, आपके व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में किस प्रकार के कार्यकलाप हो रहे, उससे कहीं इंपॉर्टेंट है आप किस प्रकार के राजनीतिक प्रशासन को स्थापित कर रहे हैं। जो झारखंड के हाल ही में घटना आपको केस स्टडी के तौर पर देख सकते हैं, यही देखिए आपको व्यवहारिक आधार पर शासन प्रशासन में स्थापित करेगा। अब इस प्रकार के कृत्य आप करने के लिए संविधान कहीं रोकता नहीं है कि आप जेल से प्रशासन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। पर आप क्या करोगे, इससे राजनीतिक प्रशासन कैसा होगा, सोच के देखिए। आने वाले समय में कोई व्यक्ति इस प्रकार से आने वाले 2 4 5 साल में, अगर मान लीजिए ये प्रक्रिया स्थापित कर देते हैं अरविंद केजरीवाल कि जेल से शासन मुख्यमंत्री चला सकता है, पीएम चला सकता है, तो आने वाले समय में आपको नहीं लगता, आप सभी को, कि ऐसी राजनीतिक प्रशासन स्थापित हो जाएगी जहां पर किसी प्रकार के अनैतिक व्यक्ति के द्वारा क्या होगा, शासन प्रशासन में भागीदारी बढ़ जाएगा। शासन प्रशासन में वो सीधा सा केस स्टडी के तौर पर इसे देगा, केस स्टडी के तौर पर
कि जब सीएम एलिगेशन लगा हुआ था तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इस प्रकार से पूरा देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता की स्थिति, प्रशासनिक अराजकता की स्थिति, या न्यायपालिका में स्थिति। अब मान लीजिए न्यायपालिका में कोई व्यक्ति किसी एलिगेशन के तहत उन पर सदन में क्या चल रहा, प्रक्रिया चल रहा है उनको हटाने के लिए, उन पर महाभियोग लगाने, क्या वो नैतिक आधार पर कभी न्यायालय का निर्णय ले सकते हैं? न्यायालय में निर्णय ले सकते हैं? सोच के देखिएगा, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नैतिकता भी तो कुछ चीज होती है। तो इसी संदर्भ को समझने की आवश्यकता है आपको, और इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग देखिएगा, समझिएगा। किस प्रकार का केस स्टडी? प्रशासन में नैतिकता की बात होगी, जहां भी बात होगी, एथिक्स पेपर 4 में भी जाएगा, आपको काम देगा। ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में यहाँ से बहुत से प्रश्न बनेंगे। प्रशासन में हो जाएगा, न्यायपालिका में नैतिकता की स्थिति की बात करता है, और राजनीतिक कार्यपालिका की नैतिकता की बात होगा यहाँ पर। तो ये संदर्भ आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? बाकी चीजें क्या है नहीं है वो अलग मैटर है, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों की राय भी आप लोगों को जाननी होगी। देखिए, पूर्व महासचिव है राज्यसभा के, उनके द्वारा ये बातें की गई है, योगेंद्र नारायण जी के द्वारा, जो पूर्व महासचिव हैं, कहाँ के? राज्यसभा। उन्हें केजरीवाल को यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो ये सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा। तो यह न्यायपालिका की भूमिका बढ़ जाएगी। आप लोग को मैंने लास्ट क्लास जो होली से पहले कराया था, वहां भी ये बातें कही थी। वह उन्हें मुख्यमंत्री पद से दायित्व से निर्वहन करने देती या नहीं देती है, इसे लेकर संवैधानिक नियम कायदे जैसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी आप लोग को क्या बताया, ऐसा संविधान में कहीं वर्णन नहीं है कि आपको जो जो एलिगेशन किसी व्यक्ति पर लगा है और वो जेल में है तो इस प्रकार से रोक लगाएंगे। पर मैंने नैतिकता के संदर्भ में कुछ बातें आप लोगों को बताया। पूर्व में ऐसा कोई मामला ध्यान नहीं आता है जब किसी पीएम या सीएम ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो। अगर ऐसा हो जाता तो एक आप लोगों को पीटी फैक्ट मिल जाएगा, जेल से चलाने वाली सरकार कौन थी? तो अरविंद केजरीवाल जी की। तो आप इस प्रकार का एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे, वो नैतिकता के आधार पर समझने की आवश्यकता। देखिए, राजनीतिक द्वंद्व अपनी चीज जगह है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्व अपनी जगह है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति करनी अपनी एक अलग स्थान है। पर आप लोकतंत्र में कैसा स्टैंडर्ड सेट करेंगे, यह आने वाले संदर्भ आपको बताएंगे। आपका जब इतिहास में आकलन किया जाएगा, इस कृत्य के लिए कभी आपको माफ नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखें। जैसे आपको अगर ऐसा रहता तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जाती। तो हम किस प्रकार के लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। अब ऐसे ही अब यहाँ पर न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो चुके सुधीर अग्रवाल, जो सदस्य रहे एनजीटी की। अब ध्यान रखिएगा, किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने पर उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन नेताओं के लिए नहीं है। फिर अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। ऐसी स्थिति में तो हम यह भी एक प्रक्रिया अपना सकते हैं। तीसरा, आपको उमेश सगेल पूर्व मुख्य सचिव की भी बात आप सुन लीजिए कि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनके जेल नियमावली नहीं बदली जाएगी, उन्हें फाइल देखने, ऑर्डर जारी करने छूट नहीं दी जाएगी। तो नियम अपने जेल के कानून प्रावधान है, जेल नियम भी है, उसके अनुसार आपको एक कैदी के समान रखा जाएगा, आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं हर जगह अगर इस प्रकार का नैतिकता के भाव में आप काम नहीं करिएगा तो बहुत सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना होगा, जो एक केस स्टडी के तौर पर आपको क्या करेगा, हमेशा नेगेटिव रिव्यू आपके लिए लेकर आएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होगी और ये समझानी भी होगी। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, उस पर एक लेख आया, संपादकीय आया है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ग्लोबल इंडेक्स को हम देख लेते हैं, ग्लोबल इंडेक्स है क्या, उसे समझ लेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए, 143 देशों की सूची लाई गई थी इसमें, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, और यह वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक के तौर पर भी जाना जाता है। भारत को 126वां स्थान दिया गया, अर्थात 126 बटे 143 देशों की सूची में 126वां स्थान है। अब वर्ष 2023 में भारत का स्थान कितना था? 125 स्थान था। उसी तरीके से आपको वर्ष 2022 में 136वां स्थान पर था। अब ध्यान यह रखने वाली बात है कि हमेशा भारत बहुत नीचे पायदान पर है, ठीक है, नीचे पायदान पर है। देखिए, अगर आपके समतुल्य राष्ट्र भी ऐसे होते जहां पर आपसे गरीबी अधिक है, भूखमरी अधिक है और राजनीतिक प्रशासनिक अस्थिरता अधिक है,
तो समझा जा सकता था कि यह जो ग्लोबल इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स का जो आंकड़े है वो कहीं कहीं जस्टिफिकेशन कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। पर जब देख रहे आपके पड़ोसियों में हलचल मचा हुआ है, रूस में और यूक्रेन जैसे देशों में अभी स्थिति खराब चल रही है, इजराइल में स्थिति खराब चल रही है, लोग 2 साल से 1 साल से परेशान हुए जा रहे हैं, वहाँ पर बमबारियां हो रही है, लोग अक्षुण्ण बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो भारत जैसे शांत देशों में जहाँ पर किसी प्रकार के इस प्रकार की स्थितियां नहीं उत्पन्न हुई, उसका रैंक आना इस प्रकार कहीं ना कहीं इस हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वही आज के लेख का मुख्य मोटो रखा गया है, मुख्य बातें रखी गई है। उससे पहले देखिए रिपोर्ट में बातें की गई, भारत सबसे अधिक खुश है, भारत का युवा, और जबकि निम्न मध्यम वर्गीय लोग सबसे कम खुश हैं। ये आंकड़े कहीं कहीं आपको पास तो दिखते हैं पर पूर्ण सत्य भी नहीं दिखता है। अभी सबसे ज्यादा युवा खुश है, तो क्या युवाओं के पास सबसे अधिक खुशी होने के जो कारक है वो विद्यमान है, यह भी आपको देखना होगा। ये सब आंकड़े मैं बात करूंगा आगे। अब ये देखिए यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी किया गया था, जहां पर लीबिया, इराक, फिलिस्तीन जैसे देश भी शामिल है। अब यह रिपोर्ट कौन कौन जारी करता है? ग्लेब जारी करता है, द ऑक्सफोर्ड और वेवलिंग रिसर्च सेंटर जारी करता है, द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीएन सॉल्यूशन जो नेटवर्क है वो जारी करता है, फिर WHR एडिटोरियल बोर्ड जारी करता है मिलकर। सभी लोग मिलकर जारी करते हैं, बहुत बृहद तरीके से जारी किया जाता है, पर आंकड़े कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं। अब 10 देशों की सूची हम देख लेते हैं, तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लिस्बनबर्ग, स्विट्जरलैंड और आपको ऑस्ट्रेलिया टॉप 10 देशों की सूची में है। क्लियर है? अब ध्यान रखिए अंतिम 5 की हम बात करें तो अफगानिस्तान 143 पर, लेबनान 142 पर, लेसोथो, ध्यान रखिएगा लेसोथो वह देश है जो दक्षिण अफ्रीका के बीच में है। ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका देख रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका तो लेसोथो यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं देश के अंदर देश है, यह एक लैंड लॉक देश है, अर्थात भू आबद्ध देश है। ध्यान रखिएगा 141वां सियरा लियोन, 140वां कांगो, 139 देश। इसका प्रकाशन, इस इंडेक्स का प्रकाशन वर्ष 2012 से हो रहा है। तो इसके संदर्भ में बातें की गई है। मापन का तरीका है, सामाजिक सहयोग कैसा है, वास्तविक प्रति जीडीपी क्या स्थिति है उसकी बात होती है, जीवन स्तर, चयन की स्वतंत्रता कैसी है, अर्थात हम चुनने की शक्ति कैसी दी जाती है, स्वस्थ जीवन प्रतिष्ठा क्या है इसकी जांच इस मापक में जारी किया, भ्रष्टाचार की धारणाएं कैसी उत्पन्न, उदारता अर्थात देश की उदारता नीति कैसी है, इस प्रकार की नीतियों को इसके मापन में तरीकों में हैप्पीनेस इंडेक्स इसके आधार पर निकाला जाता है। अब ध्यान रखिएगा वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो UNSDN कहते हैं को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव के तत्वाधान पर यह शुरू किया गया था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हम भारत के पड़ोसियों की बात करें तो देखिए नेपाल को 93 रैंक मिला है और भूटान जो को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, 143 देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया। और याद रखिएगा भूटान खुशहाली सूचकांक लाने के लिए जाना जाता है, वहां पर GNI जो नापा जाता है उसके देश के खुशहाल कितने व्यक्ति उसके आधार पर नापा जाता है, जिसमें हम GDP ग्रोथ की बात करते हैं ना। इसी तरह पाकिस्तान की हम बात करें 108 रैंक, इसको 108 स्थान दिया गया। श्रीलंका की बात की जाए तो 128 और बांग्लादेश की बात की जाए तो 129वां स्थान दिया गया। मैं इसी की बात करूँ चीन की बात करें तो 66वां रैंक दिया गया। तो यह जो आंकड़े जो दिए गए हैं ना ये दोनों देशों के, इसी आंकड़ों पर हम आज बात करेंगे कि क्या भारत की स्थिति इन दो देशों के स्थितियां जो वर्तमान में उससे इतर है या अच्छी है बुरी है, उसी के लेख में संपादकीय में आज बात होगी। जहां पर चीन आपको जो आपको जिस प्रकार से प्रशासन देता है, साम्यवादी प्रशासन देता है, जहां पर लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां पर लोगों की धार्मिक आस्था से संबंधित प्रश्न हमेशा खड़े प्रश्न चिन्ह होते हैं, जहां पे एक तरफी निर्णय हमेशा सामने आते हैं, जहां विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी जो कभी हुआ करता था उसकी है ना उस प्रकार की वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह पाती है, तो सोच के देखिएगा वहां पर प्रसन्नता हैप्पीनेस का जो इंडेक्स होगा कैसे ऊपर हो सकता है। हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान हाल ही में किस प्रकार की दौर से गुजर रहा है, आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है।
तो बिना आर्थिक समृद्धि के क्या किसी देश में प्रसन्नता लाई जा सकती, प्रसन्नता हैप्पीनेस लाया जा सकता है, इसे समझने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से जनता पाकिस्तान की जो पिछले 1-2 साल में जिस प्रकार से प्रताड़ित हुई है, वो क्या हैप्पीनेस ला सकता है उस देश में, इस चीज को समझिएगा। इंडेक्स में 108 रैंक पर आ सकता है वो, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, भारत में थोपे जा रहे हैं पश्चिमी पैमाने। तो यह जो लिखा गया है लेख संपादकीय, ध्यान रखिएगा, आपको प्रधानमंत्री सलाहकार समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा लिखा गया है। अब इन सब चीजों को समझने का प्रयास करिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नाम पर वैश्विक सूचकांक इन दिनों चर्चा में है। इसे तैयार करने वाले संगठन अपनी परंपरा के अनुसार भारत को पिछड़ा दिखाया। अब है कि अब समझने की आवश्यकता होगी प्रेरित किस प्रकार की चीजों से हो रहा है लोग। अब विश्व प्रेरित कैसे है, संस्थाएं कैसे प्रेरित है, संगठन कैसे प्रेरित है, अब इसे हम लोग आगे बात करेंगे। अब प्रेरित भावना जो बात की जा रही है परंपरा से, तो वो क्या है उसको हम चर्चा करेंगे। अभी हैप्पीनेस इंडेक्स 143 सूची में आप लोगों को मैंने अभी बताया है, भारत की स्थिति निराशाजनक नजर आ रही है। लेकिन यह याद रखा जाए, प्रसन्नता एक सापेक्षिक भाव है, यह वास्तविक रूप से हम नहीं बता पाएंगे एक पैमाने के प्रतिशत के आधार पर कि कोई व्यक्ति, मैं बात करूं 2 व्यक्ति की बात करूं, ध्यान रखिएगा, वो किस चीज से अधिक प्रसन्न है, ठीक है ना, किस चीज से अधिक प्रसन्न है। इस व्यक्ति के लिए धन अधिक प्रसन्नता लाता है, संपदा अधिक प्रसन्नता लाता है, या मान सम्मान अधिक प्रसन्नता लाता है, या इस व्यक्ति के लिए मर्यादा अधिक प्रसन्नता लाता है, इसकी जो वैचारिक मत है वो अधिक प्रशंसा लाता है, या इसका कार्यकलाप है, नैतिकता की हम भाव करते हैं, सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, या इस प्रकार की कोई भी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी इसको अधिक भाव पसंद लाता है। या कोई व्यक्ति को कितनी भी धन संपदा दे दे फिर भी वो खुश नहीं है, किसी भी पैमाने पर लाके खड़ा कर दे वो फिर भी खुश नहीं है। तो क्या किसी भाव के, सापेक्षिक भाव को, प्रसन्नता को जो केवल महसूस किया जा सकता है, क्या उसको हम 100% क्या कर सकते, आंक सकते हैं? इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जो सापेक्षिक भाव, निरपेक्ष भाव तो है नहीं ना, जिसे लोग पकड़ सकते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, या किसी प्रकार गैजेट है, आप उसको पकड़ के समझ सकते हैं कि इसका किस प्रकार का वजन है, किस प्रकार के आंकड़े इसके, किस प्रकार का डायमेंशन इसका, इसके आंकड़े आप लगा सकते हैं। पर इस भाव, आप सापेक्षिक भाव को आप कैसे ले, जो मन के अंदर किसी भी क्षण को लेकर प्रसन्न भाव लाता है, हैप्पीनेस को लाता है, इस चीज को समझिएगा। आखिरकार तानाशाही शासन चीन की प्रसन्नता के मामले में 64वें स्थान पर मौजूदा रैंकिंग के कायदे पड़ताल करने की इसकी पोल खोल दी है। अब ध्यान रखिएगा, युद्ध की विभीषिका के सामने रूस और यूक्रेन जो प्रशंसा के पैमाने में भारत से ऊपर आके गए। अब देखिए, रूस और यूक्रेन लगातार लड़ाई झगड़ों में पिछले 2 साल से पड़े हुए हैं, उसकी बॉन्डिंग किस प्रकार से, अब युद्ध हो रहा है, अब सोच के देखिएगा, युद्ध हो रहा है, इस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, उस क्षेत्र के नागरिक किस स्तर पर प्रसन्न होंगे? तो ऐसी प्रसन्नता तो सभी के साथ होनी चाहिए ना। आपको ये चीजें समझने की आवश्यकता है, ऐसी प्रसन्नता सबके साथ होनी चाहिए। ऐसी युद्ध अगर हो और वहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स आ जाए, तो पूरा विश्व में ऐसी युद्ध हो जानी चाहिए, ताकि सभी देश प्रसन्न के सूची में अच्छी रैंक पर आ जाए। थोड़ा सा आइडियोलॉजी विकसित करने की आवश्यकता होगी, समझ विकसित करने की आवश्यकता होगी। जब हम किसी प्रकार के आंकड़े ला रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आएंगे, लोग जो इसका आकलन करेंगे आने वाले समय में, वो किस प्रकार से। तो ऐसे युद्ध जो अब मैं बात करूं रूस और यूक्रेन की बात करूं, तो वहां पर सोच के देखिएगा, आप भी देख रहे होंगे ना, पूरा विश्व उसके पीछे परेशान था। अब इराक फिलिस्तीन की हम बात करें, तो जैसे देश तमाम दुश्मनियों के बावजूद भारत से ऊपर है, तमाम आम जरूरतों की पूर्ति के भारी किल्लत के सामना कर रहे पाकिस्तान भारत से अधिक खुशहाल बताया जा रहा है। ऐसी सूची बड़ी विचित्र प्रतीत होती है। अब कैसे प्रतीत होती है इसे देखिएगा। प्रसन्नता का मापन असंभव सा काम लगता है। प्रसन्नता जो हैप्पीनेस के निर्धारक व्यक्तिगत और सांस्कृतिक स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं।
कुछ दार्शनिक दृष्टि से प्रसन्नता आनंद प्राप्ति होती है, कुछ जीवन सार्थक हो सकते हैं, ऐसी स्थिति होगी। अब ध्यान रखिएगा, कवाद जटिल हो सकता है, किसी के मापन तरीका हो सकता है। अब अभी मैं शुरू में आप लोग से बातें क्या बोला कि भाव अलग अलग हो सकते हैं, सभी के स्तर अलग अलग हो सकते हैं। अब किसी चीज को लेकर बहुत लोग खुश हो जाएगा, किसी को लेकर उसे दुख होगा। अब मान लीजिए मैं आइडियोलॉजी की बात करूं, मुझे आइडियोलॉजी है, कल बात करनी अच्छी होती है, नैतिकता के भाव संदर्भ अच्छे लगते हैं, पर जरूरी है कि वो व्यक्ति वो चीजें आपको अच्छी लगे, तो ये चीज आपको समझने की आवश्यकता होगी। पश्चिम जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों को सहारा माना जाता है, अगर कोई बहुत अच्छे पैसा कमा रहा है, हम वो बहुत ज्यादा खुशहाल ऐसा माना जाता है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है वो ज्यादा वो खुशहाल माना जाता है, जिसमें नैतिकता, जिसमें आपको निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके आधार पर वो अधिक संपन्न माना जाता है। पर भारत के इतिहास आपको जानने की आवश्यकता, यहाँ पर ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, वो सारे त्याग के बाद भी खुश हुआ करते थे। बुद्ध की आप जीवनी देख सकते थे, देख सकते हैं ना, बुद्ध की जीवनी, सारे संपदा को त्याग कर वेमनस लेकर आते हैं और एक नया पंथ आपको निर्माण करते हैं, बौद्ध धर्म को प्रचारित करते हैं और लोगों को जीवन के नए तरीके बताते हैं। तो प्रसन्नता का स्तर तो अलग अलग है ना सबका। अब इसे समझिएगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के सांस्कृतिक पहलुओं समूचे विश्व की प्रसन्नता के मानक स्थापित किए गए, जो भारत जैसे देश में सही आके नहीं जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, भारत व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अन्य विविधताओं को देखते हुए इस प्रकार के सर्वे अपने उद्देश्य के साथ न्याय नहीं कर पाते। समंदर की था मजे कुछ बूंदों को लेकर कोशिश की जाती है। अब कुछ लोगों के आधार पर पूरा देश का नेतृत्व आकलन कर लिया जाता है। भारत खुशियों और उनके पीछे के पहलू इतनी बारीकियां जुड़ी है, महज कुछ नमूनों को नहीं नापा जाता नमूनों के आधार पर। अब भारत में जो बेहतरी है, इसके अतिरिक्त बेहतरी के विस्तारित है, आत्मपरक प्रवृत्ति है, व्यक्तिगत मिजाज देखने को मिलता है, सामाजिक प्रतिमान देखने को मिलता है, सांस्कृतिक संबंध देखने को मिलता है, प्रशंसा का शुद्ध रूप मापने का मामला पेचीदा बना देता है। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग आइडियोलॉजी डेवलप है हर क्षेत्र में है, तो इस चीज को समझने की आवश्यकता होगी। अब इसी के साथ भारत जैसे सांस्कृतिक देश में हम बात करें, देश में प्रसन्नता, जीवन के संतुष्टि संबंधी प्रश्न सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से प्रभावित होते हैं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इन बारीकियों के बिना जुटाया गया डाटा भारतीय सही तस्वीर पेश नहीं कर पाएगा। हम सांस्कृतिक स्पिरिचुअल हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रसन्न हो पाते हैं। अब हैप्पीनेस इंडेक्स ऐसे अन्य सूचकांक कुछ मुद्दे उठाते, लेकिन भारत न विस्मित किया जाएगा। और वैश्विक एजेंसियां, थिंक टैंक अक्सर भारत में नेगेटिव चलाते हैं। आलोचक भारत को नकारात्मक तस्वीर चित्रित करते हैं। भारत प्रति पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष दिखता है। ऐसी धारणा विभिन्न कारकों से हो सकते, जटिल अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अब भारत के सांख्यिकी विभाग से समय पर डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता, तो इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अन्य स्रोतों पर रुख करना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। इससे विसंगति की स्थिति में आशंका बलवती हो जाती है। पर्याप्त आंकड़ों के विमर्श के अनुरूप यह व्याख्या की जा सकती है, की जाती रही है इन सभी देशों के द्वारा। तो उन्हें तोड़ा मोड़ा जाता है, सीधा सरल और सटीक समाधान नहीं। डाटा नियमित अंतराल पर जारी किए जाए, इसे समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बताएगा। अब भारत के सरकार जो संस्था है वो समय समय पर डाटा जारी करे। किस चीज का डाटा जारी करे, आपको हैप्पीनेस के संदर्भ में जो भी पैमाने अपने बनाकर अपना जारी करे कि भारत के संदर्भ में भारतीय संस्थाएं ऐसा कर सकती है, पर ऐसा नहीं करती है, तो जिसके पश्चिमी देश अपने मानकों पर इन देशों का आकलन कर देती है और पूरा विश्व उसी के आधार पर समझने लगता है। अब उल्लेखनीय है कि वैश्विक सूचकांक जो है अति निर्भरता पर भी अक्सर विकसित देशों के नजरिए के अधिक छाप छोड़ता है। विकासशील देशों के स्तर पर ऐसी वैकल्पिक जो सूचकांक का अभाव देखने को मिलता है, जो मोर्चे पर संतुलन की खाई को बराबर कर सकते हैं। विकसित देश नैरेटिव काट नहीं कर पाते। ये सब आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे कि जो स्थितियां बद से बदतर करती है। अब यहीं पर समझने की आवश्यकता है कि जहां हम खुशी की बात करते हैं, तो एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोटेशन याद रखने की आवश्यकता है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो अच्छा और भी अच्छा है। अब यह बहुत ही सापेक्षिक बोध बनाता है। ध्यान रहे आप लोगों को कोटेशन, हम लोग जीवन में यह बचपन से सीखे आ रहे, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा है। आप लोग सुनते होंगे ना, कोई किसी चीज की प्राप्ति ना हो जा रहा तो इससे बड़े बड़े लक्ष्य आपके इंतजार में रहता है। ऐसे भावार्थ हम लोग लेकर चलते हैं ना। मान लीजिए आपका
बीपीएससी नहीं निकला, तो आपके बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा है कि आप हो सकता है इससे बड़े पदों के लिए बने हो। तो एक भावार्थ देके चलता है ना, इससे आपको प्रसन्नता, उससे मोटिवेशन मिलता है। इस चीज को समझिएगा, हमारे सांस्कृतिक, हमारे भावार्थ अलग अलग संदर्भ में, वो पश्चिमी मानकों के आधार पर नहीं आंके जा सकते हैं। अब प्रशंसा को लेकर क्या है, पश्चिम और भारत दृष्टिकोण को अलग होते हैं, भौतिकता और सांस्कृतिक पक्ष जैसे पहलू निरंतर बने रहेंगे। वैश्विक सूचकांक मुख्य रूप से व्यक्तिगत बाहरी आर्थिक पहलुओं का संज्ञान लेता है। भारत प्रशंसा को लेकर सामुदायिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और मूल्यों पर गौर नहीं कर पाते, जैसे खासी गहराई। यही सब स्थितियां आपको प्रश्न चिन्ह खड़ा करती कि किस प्रकार के भाव आपको क्रिएट करेंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न है, 1 सेकेंड, आज के प्रश्न को आप लोग लिख लीजिएगा। आज का प्रश्न जो है आप लोग उसे लिखिएगा कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, WHI जो है, के द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भारत की वास्तविक प्रसन्नता को जाहिर नहीं कर पाता। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं? भारत के द्वारा किस प्रकार से इस इंडेक्स का स्वरूप स्थापित किया जा सकता है? ये प्रश्न है। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर 7 PM तक ग्रुप में सेंड कर देंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है, आर्थिक महाशक्ति बनते भारत का भावी चुनौती है। आर्थिक महाशक्ति के बारे में मैंने 3 बार आपको संपादकीय का विस्तृत चर्चा किया है। तो आप लोग को आज का जो संपादकीय है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसे समझ लेना है, और उसके बाद इसका की पॉइंट बनाकर मुझे आप लोग भेजेंगे ग्रुप में। सभी लोग भेजेंगे। युक्ति आईएएस के कम्युनिकेशन ग्रुप जो है उसमें भेजिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको क्या समझे, किस संदर्भ में समझ रहे हैं, ताकि मैं उसका एनालिसिस भी कर सकूं। केवल एक तरफ से ही केवल आकलन हो पा रहा है कि आप इतने दिनों से जो क्लासेज हो रही हैं उसका लाभ भी मिल पा रहा है। बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है संपादकीय, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जो भी समझ विकसित हो रही है उसके संदर्भ में आप उत्तर, ऐसा नहीं कि पूरा लेख ही उतार दीजिएगा। संदर्भ भावार्थ क्या दे रहा है, जैसे मैं आकलन करता हूँ, जैसे एनालिसिस कराता हूँ, कुछ कुछ बातों को, पॉइंट को रखकर, वैसे ही आप कुछ पॉइंट को शीर्षक बनाकर आप उसके नोट डाउन करके मुझे भेज सकते हैं, और मैं उसे आकलन करके 7 PM तक उसका रिव्यू दे दूंगा। चलिए तब तक फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।